हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ भैया, कर रहे हो ना? तो चले। तो अब इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आपके सामने उपस्थित हूं। नए चैप्टर का नाम है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। चले, क्या है देखिएगा बेटा। मैंने पिछला चैप्टर जब आप लोगों से डील किया था नर्वस सिस्टम वाला, जिसको मैंने कहा था तंत्रिकीय न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। वहां पे मैंने आपको समन्वय का मतलब बताया था कि जब दो या अधिक अंग एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे की क्रिया को बढ़ाते हैं तो उसको अपन ने बोला था समन्वय। चले, तो वहां पे समन्वय का काम कौन कर रहा था? तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम। इसीलिए हमने उसको बोल दिया था तंत्रिकीय समन्वय। यहां पे समन्वय का कार्यक्रम जो कर रहा है, मेन कार्य कर रहा है, वो कर रहा है एक रासायनिक पदार्थ। समन्वय का कार्य यहां पे कर रहा है, वो समन्वय का कार्य कर रहा है एक रासायनिक पदार्थ। और वो रासायनिक पदार्थ कोई और नहीं, वो रासायनिक पदार्थ अपने पास है, वो अपने पास है बेटा हार्मोन। वो रासायनिक पदार्थ जो समन्वय का कार्य कर रहा है वो क्या है अपने पास? वो एक हार्मोन है। हार्मोन वो रासायनिक पदार्थ था जो शरीर के विभिन्न अंगों, विभिन्न कोशिकाओं के बीच समन्वय स्थापित कर रहा था। और इस हार्मोन का स्रावण मुख्यतः कर रही है, वो कर रही है अपने पास अंत है स्रावी कोशिकाएं। या मैं कह दूं ग्रंथियां। अंत है स्रावी कोशिकाएं या अंत है स्रावी ग्रंथियां कर रही है। हाँ कि ना? फिर हमने बोला था कि हमारे शरीर में समन्वय जो होता है, वो समन्वय के लिए दो तंत्र पाए जाते हैं। एक होता है तंत्रिका तंत्र तथा दूसरा होता है अंत है स्रावी तंत्र। और दोनों को मिला के अपन ने बोला था इंटीग्रेटिंग सिस्टम, दैट इज एकीकरण का तंत्र। ये दोनों के दोनों साथ मिलके शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, विभिन्न अंगों के बीच समन्वय बनाने का काम करते हैं। चलें, मैं पहले ये बात भी बता चुका हूं कि तंत्रिका तंत्र काम कैसे करता है, अपना रेस्पॉन्स कैसे देता है, तथा अंत है स्रावी तंत्र अपना रेस्पॉन्स कैसे देता है। और मैं ये भी बता चुका हूं कि हमारे शरीर को अंत है स्रावी तंत्र की क्यों जरूरत पड़ी और तंत्रिका तंत्र की क्यों जरूरत पड़ी। मैं वो सारी की सारी बातें अपने नर्वस सिस्टम के पहले लेक्चर में ही आप लोगों को बता चुका हूं। मैं उससे आगे बढ़ता हूं, उससे आगे की बात करना शुरू करता हूं। चले भैया, तो चैप्टर अपने पास क्या था? रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। देखिए, मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं और इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यहां पे रासायनिक पदार्थ है जो शरीर की कोशिकाओं और अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है। और उस रासायनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? हार्मोन। और इस हार्मोन का स्रावण करती है, वो करती है ग्रंथियां। क्या करती हैं? ग्रंथियां। तो सबसे पहला सवाल अपने दिमाग में आया कि सर ये ग्रंथियां क्या होती है तथा ये ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। ये ग्रंथियां क्या होती है तथा ये ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। बेटा, एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो कोई रासायनिक पदार्थ स्रावित करे। दोबारा सुना, एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो कोई रासायनिक पदार्थ स्रावित करे उसे हम कहते हैं ग्रंथि। मतलब ग्रंथि एक कोशिका से भी बन सकती है और कई सारी कोशिकाओं से भी बन सकती है। ये बात आप टिश्यू वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सारी की सारी ग्रंथियों का निर्माण उपकला ऊतक से होता है, एपिथेलियम टिश्यू से होता है। और ग्रंथियां एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय हो सकती है। अब सवाल था कि ग्रंथियां जो है, ये ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। बच्चे, इन ग्रंथियों को हमने 3 प्रकार में विभाजित किया। सबसे पहली ग्रंथि है, उसको हमने बोल दिया बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में इसी को बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि।
दूसरी ग्रंथि हमने बोली वो अपने पास है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। इस एंडोक्राइन ग्लैंड को ही हम बोल के चलते हैं बच्चे अंतः स्रावी ग्रंथि। तीसरी और अंतिम अपने पास है उसको अपन बोलते हैं बेटा मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसी को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो कहने का मतलब कि ग्रंथियों को हमने कितने प्रकार में विभाजित किया, कुल मिला के 3 प्रकार में। कितने प्रकार के में विभाजित किया? 3 प्रकार में। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतः स्रावी ग्रंथि, दूसरी मेरे पास बहिस्रावी ग्रंथि और तीसरी मेरे पास है मिश्रित ग्रंथि। अब हम शुरुआत कर रहे हैं, वो सबसे पहले कर रहे हैं इस बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। बच्चे हमने कहा कि ग्रंथि चाहे कोई भी हो, ग्रंथि होने के लिए जरूरी है कि वो रासायनिक पदार्थ का स्रावण करे। तो बहिस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जो अपने द्वारा स्रावित किए जाने वाले, अपने द्वारा संश्लेषित किए जाने वाले या बनाए जाने वाले पदार्थ को उसके कार्य स्थल तक नलिकाओं के द्वारा पहुंचाती है। किसके द्वारा पहुंचाती है? नलिकाओं के द्वारा। मतलब इस ग्रंथि के पास अपने पदार्थ को, बनाए हुए पदार्थ को ले जाने के लिए खुद की नलिका होती है। इसीलिए इन्होंने क्या कह दिया, ये मेरे पास जो है ये अपने पास है नलिका युक्त ग्रंथियां। ये मेरे पास है नलिका युक्त ग्रंथियां जो कि अपने द्वारा संश्लेषित किए गए, बनाए गए पदार्थ को उसके कार्य स्थल तक खुद की नलिकाओं के द्वारा पहुंचाती है। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लेके चलूं तो अपने पास लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, सेबेसियस ग्रंथि, सेबेसियस ग्रंथि, पाचक ग्रंथियां, लीवर जिसको आप बोलते हो यकृत आदि। ये सारी की सारी ग्रंथि जो है ये कैसी ग्रंथि है बेटा? ये बहिस्रावी ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि ये अपने द्वारा बनाए गए पदार्थ को उसके कार्य स्थल तक, उसकी टारगेट साइट तक लेके जाती है। किसके द्वारा? खुद की नलिकाओं के द्वारा। इसीलिए इन्हें नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। चले भैया नेक्स्ट, दूसरी ग्रंथि मेरे पास है, उस ग्रंथि को अपन ने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज अंतःस्रावी ग्रंथि। सवाल था कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? बेटा ये ग्रंथियां भी पदार्थ स्रावित करती है और ये जो पदार्थ स्रावित करती है उन पदार्थ को बोलते हैं हार्मोन। उन पदार्थ को क्या बोलते हैं? हार्मोन। तो कहने का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो पदार्थ स्रावित करती है उनको बोलते हैं हार्मोन। और वो हार्मोन जो था, वो हार्मोन जिस जगह काम करेगा उसके कार्य स्थल तक उस हार्मोन को ले जाने के लिए इन ग्रंथियों के पास नलिका नहीं होती। मतलब इनमें नलिकाओं का अभाव होता है। सवाल था सर जब इन कोशिकाओं के पास, इन ग्रंथियों के पास हार्मोन को ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं होती तो बताओ वो हार्मोन अपनी लक्ष्य कोशिका तक, टारगेट साइट तक या अपने कार्य स्थल तक कैसे पहुंचेगा? बेटा सीधी सी बात है, ये उस हार्मोन को रक्त में पटक देती है। कहां पटक देती है? रक्त में। और रक्त के द्वारा वो हार्मोन अपनी लक्ष्य कोशिका तक पहुंचता है। तो मैंने बोला ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियां है ये कैसी है? ये अपने पास नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। कैसी है बेटा? ये अपने पास है नलिका विहीन ग्रंथियां।
कैसी ग्रंथियां है? नलिकावीन ग्रंथियां, जो अपने स्रावी पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा करवाती है? वो करवाती है रक्त के द्वारा। किसके द्वारा करवाती है? रक्त के द्वारा। सवाल था सर ऐसी ग्रंथियां कौन सी? बेटा अगर इसका उदाहरण लेके चलूं आपके सामने तो इसका उदाहरण है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, आदि ये जो ग्रंथियां हैं ये सारी की सारी कैसी ग्रंथियां हैं? ये सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। सबसे अंतिम और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं, वो बात करते हैं बेटा मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको अपन कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। मतलब ये वो ग्रंथियां थी जिनका कुछ भाग था वो तो था अंतःस्रावी, मतलब कुछ भाग तो ऐसा था जो अपने द्वारा बनाए गए पदार्थ को सीधा रक्त में डाल दे रहा था और रक्त के द्वारा उसका परिवहन होता था, और कुछ भाग था वो था इसका बहिस्रावी, मतलब वो अपने द्वारा बनाए गए पदार्थ को खुद की नलिका के द्वारा कार्यस्थल तक, टारगेट साइट तक लेकर जाने का काम कर रहा था। तो कहने का मतलब मिश्रित ग्रंथि के बारे में जब भी बात करके चले तो मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? ये जटिल ग्रंथियां होती है। और ये जटिल ग्रंथियां कैसी होती है? ये होती है एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन, मतलब इसका कुछ भाग एक्सोक्राइन तथा कुछ भाग एंडोक्राइन। जैसे अगर हम उदाहरण ले आपके सामने तो इसका सबसे पहला उदाहरण अपने पास है अग्नाशय। अग्नाशय, उसके बाद मेल में बात करके चलें तो वृषण, मादा में बात करके चलें तो अंडाशय। ये तीनों के तीनों किसके उदाहरण हो गए? मतलब ये दोनों तो हो गए जननांग और ये मेरे पास होगा अग्नाशय। ये किसके उदाहरण हो गए? ये मिश्रित ग्रंथि के उदाहरण हो गए। लेकिन बेटा इस चैप्टर में हम मुख्यतः बात करके चलेंगे, वो किसके बारे में बात करके चलेंगे? मुख्यतः बात करके चलेंगे, वो बात करके चलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, मतलब इन एंडोक्राइन ग्रंथियों के बारे में तथा इन ग्रंथियों के एंडोक्राइन भाग के बारे में अपन बात करके चलेंगे। चले अपन आगे, यहां तक की बात क्लियर है? मैं इससे आगे बढ़ूं तो अगले हेडिंग में मैंने इसी हिसाब से बात कर रखी है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन्स के बारे में। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां थी जो अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को उसके कार्यस्थल तक, उसकी लक्ष्य कोशिका तक रक्त के द्वारा लेकर परिवहन करवाती है। मतलब उनके पास खुद की नलिकाएं नहीं होती। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। और इन ग्रंथियों से जो पदार्थ स्रावित हुआ उस पदार्थ को अपन क्या बोल के चलते हैं बेटा? उसको अपन बोलते हैं हार्मोन। उस पदार्थ को क्या बोल के चलते हैं? हार्मोन। चलो मैं आगे, हाँ कि ना? अब हमारे शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न अलग अलग प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। उन सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलके अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती है। चले तो एनसीईआरटी ने ऐसे तो लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंतःस्रावी तंत्र का। हां कि ना? अब ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे अंतःस्रावी तंत्र की जटिलता के बारे में कि ज्यादा जटिल अंतःस्रावी तंत्र किसमें होता है, तो ध्यान रखना कि उच्च जंतु जो है, उच्च जंतुओं में निम्न जंतुओं की तुलना में अधिक
जटिल अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। तो जब भी आपसे पूछे कि बताओ ज्यादा जटिल अंतःस्रावी तंत्र किसमें, ज्यादा जटिल किसमें होता है बेटा, उच्च जंतुओं में निम्न जंतुओं की तुलना में ज्यादा जटिल अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। हाँ कि ना। अब सवाल अपने पास था, सर आप यहां पे बात कर रहे हो वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे हो। बिल्कुल भैया, हम यहां पे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने क्या काम किया, हमने ये चेक किया कि यार ये अंतःस्रावी ग्रंथियां है, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों को बोला जाता है सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों ऐसा क्यों कहा हमने इनको सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथि? बेटा उसकी एक वजह थी। क्या? ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो थी इनमें हार्मोन स्रावित करने वाली, हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है। क्या होती है उनमें? कोशिकाएं होती है। अब वो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वो एक ही जगह पे इकट्ठी होती है। एक ही जगह पे क्या होती है? इकट्ठी। मतलब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनमें अंतःस्रावी कोशिकाएं समूह में पाई जाती है, अंतःस्रावी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? समूह में पाई जाती है, उसको बोलते हैं सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियां। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें अंतःस्रावी कोशिकाएं समूहों में पाई जाती है। वो ग्रंथियां जिसमें अंतःस्रावी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? समूहों में पाई जाती है, उसको बोलते हैं सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब सवाल था क्या सर आप इनका कोई एग्जांपल दे सकते हो? यस, मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं। कौन कौन सी ग्रंथियां? देखो बेटा ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम अपन ने लिया है। अगर एनसीईआरटी के डायग्राम में बात करके चलें तो अपने पास चाहे पीनियल ग्रंथि हो, चाहे पीयूष ग्रंथि हो, चाहे थायराइड ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि हो, चाहे अग्नाशय हो, चाहे एड्रिनल ग्रंथि हो जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि हो, चाहे मादाओं में अंडाशय हो, चाहे नर में वृषण हो, ये सारी की सारी ग्रंथियां जो है वो सारी की सारी ग्रंथियां कैसी है? वो सारी की सारी ग्रंथियां सुनियोजित ग्रंथियां हैं। चले, हाइपोथैलेमस जो होता है वो हाइपोथैलेमस हमारा नर्वस सिस्टम का भाग है जो किसकी तरह कार्य करता है, जिसमें कुछ तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो हार्मोन स्रावण का काम करता है, इसलिए ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। चले, लेकिन मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड तथा पेरीथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क जिसको अपन बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, मादाओं में पाया जाता है अंडाशय और नर में पाया जाता है वृषण। ये सारी की सारी वो ग्रंथियां थी जिनमें अंतःस्रावी कोशिकाएं समूहों में पाई जाती है, इसलिए इनको बोलता है सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरी बात करके चलें तो दूसरी अपने पास ग्रंथियां हैं जिनके बारे में हमने बात की, वो है सुनियोजित ग्रंथियां। सवाल यह था कि सर ये असुनियोजित ग्रंथियां क्या होती है? बेटा ये वो ग्रंथियां थी जिनमें अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब ये ग्रंथियां जो होती है ये ग्रंथियां भी हार्मोन का स्रावण, संश्लेषण तथा स्रावण करती है, लेकिन इनकी अंतःस्रावी कोशिकाएं जो होती है वो बिखरी हुई होती है, वो एक जगह इकट्ठी नहीं होती, समूह में नहीं पाई जाती। तो हमने बोला ये क्या थी? इनमें अंतःस्रावी कोशिकाएं बिखरी होती है। कैसी होती है? बिखरी होती है। हाँ कि ना, पहली बात। और दूसरी जो अपने पास 5 स्टार पॉइंट है, वो 5 स्टार पॉइंट क्या है? वो 5 स्टार पॉइंट अपने पास यहां पे है, वो ये है कि ध्यान रखना ये असुयोजित ग्रंथियां है, ये वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथियां
नहीं होती, ये वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती। हाँ, ये हार्मोन स्रावित कर सकती है, लेकिन ये अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथियां केवल सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो मैं ये कहूं कि ये जो ग्रंथियां हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती। तो ध्यान रखना, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती, लेकिन हार्मोन स्रावित करती है। लेकिन हार्मोन स्रावित करती है। तो ध्यान रखना, सुनियोजित ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियां हैं जिसमें अंतःस्रावी कोशिकाएं कैसी होती है बेटा, बिखरी हुई होती है। और ये वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती, लेकिन ये हार्मोन का स्रावण करती है। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर कोई पूछे कि क्या हार्मोन केवल अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित करती है, तो आप कहोगे नहीं, कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी नहीं होती, फिर भी वो किसका स्रावण करती है, हार्मोन का। उनको बोलते हैं असुनियोजित ग्रंथियां या असुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब सवाल था अपने पास कि सर क्या आप हमें उन ग्रंथियों के एग्जाम्पल बता सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल लेके चले तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपने पास हुआ हमारी किडनी। हमारी किडनी से भी हार्मोन निकलता है, जिसे एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है, जो कि रेड बोन मैरो में जाके आरबीसी का निर्माण करवाता है। चले भैया, नेक्स्ट हमारा हार्ट, हमारे हार्ट से एएनएफ नाम का हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब हमारा आहार नाल जो होता है, उस आहार नाल में भी मेनली आमाशय वाले भाग में, छोटी आंत्र वाले भाग में बहुत सारी अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती है, जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है। तो ध्यान रखना, ये सारी की सारी है, ये कैसी है बेटा, ये असुनियोजित ग्रंथियां हैं। कैसी ग्रंथियां हैं? असुनियोजित ग्रंथियां हैं। चले भैया, इन असुनियोजित ग्रंथियों में एक और नाम आप ले सकते हो, यकृत। यकृत भी कैसी है? असुनियोजित ग्रंथि में है। मतलब ये अपने पास यकृत जो है वो है तो अपने पास एक्सोक्राइन ग्रंथि, लेकिन उसमें कुछ एंडोक्राइन कोशिकाएं पाई जाती है जो हार्मोन का स्रावण करती है। इसीलिए हमने क्या कह दिया, ये यकृत जो है ये एक असुनियोजित ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्रंथि की तरह काम करती है। चले, समझ में आ गया? तो जब भी बोले कि क्या केवल एंडोक्राइन ग्रंथियां ही हार्मोन का स्रावण करती है, तो आपका जवाब होगा नहीं, कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो एंडोक्राइन नहीं है, मतलब एक्सोक्राइन ग्रंथियां हैं, वो भी हार्मोन का स्रावण कर सकती है। जैसे हम बात करके चले यकृत के बारे में, आहार नाल में कुछ ग्रंथियां उनके बारे में, ये वो ग्रंथियां थी जो एंडोक्राइन नहीं है, फिर भी किसका स्रावण कर रही है? हार्मोन का। चलो भैया, मैं आगे, अब मैं अगले कंसेप्ट पे मूव करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। अगली अपने पास हेडिंग है, वो हेडिंग ही है हार्मोन। तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि हार्मोन का स्रावण मुख्यतः है, वर्ड मैंने क्या लिखा है? मुख्यतः कौन करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो क्या केवल अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है? नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अलावा कुछ ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी नहीं है, जैसे किडनी हुआ, लीवर हुआ, हार्ट हुआ, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हुआ, आहार नाल हुआ, उसकी ग्रंथियां भी हार्मोन स्रावित कर सकती है, लेकिन वो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। चले, तो सवाल यही था कि अगर हम हार्मोन को परिभाषित करें तो हार्मोन की परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो बेटा यहां पे हार्मोन की दी गई है पहले परिभाषा, वो है चिरसम्मत परिभाषा, जिसको अपन बोलते हैं क्लासिकल
क्लासिकल डेफिनेशन या पुरानी परिभाषा। चले, अब सवाल यह था कि पुरानी परिभाषा क्या कह रही थी। पहले मैं इसको पढ़ता हूं, फिर मैं आपको एक एक लाइन इसकी एक्सप्लेन करता हूं। बहुत ध्यान से देखना एनसीईआरटी क्या कहती है कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त। पहला स्रावण कौन कर रही है? वो कर रही है अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो इसका कर रही है स्रावण, और स्रावण करके किस में मुक्त कर रही है? रक्त में। हाँ, किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, जो रक्त के द्वारा दूरस्थ लक्ष्य अंग, दूर स्थित लक्ष्य अंग है, वहां पे पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त। तो उसको ही, उस पदार्थ को ही अपन बोलते हैं हार्मोन। उस पदार्थ को ही अपन बोलते हैं हार्मोन। अब सवाल यह था कि सर, आपने कहा कि हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी कोशिका स्रावित करती है और उसको रक्त में डाल देती है, और रक्त के द्वारा वो अपने दूर स्थित लक्ष्य अंग में या लक्ष्य कोशिका में पहुंचता है। हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। अब हमें ये बताइए कि रक्त तो पूरे के पूरे शरीर में जा रहा है, फिर हार्मोन को कैसे पता चलेगा कि तुझे कौन सी कोशिका पे जाके काम करना है? मतलब हार्मोन कैसे पहचानेगा कि कौन सी कोशिका तेरा लक्ष्य अंग है? सबसे बड़ा सवाल यही है। चले भैया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब मान लीजिए कि अपने पास ये है, ये अपने पास कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है। हमने बोल दिया ये मेरे पास कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है। चले भैया, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये मेरे पास कोई रक्तवाहिनी है। ये मेरे पास कोई ब्लड वेसल है, रक्तवाहिनी। इस रक्तवाहिनी में हो रहा रक्त का फ्लो। हाँ कि ना? अब हमने कहा कि अपने पास यहां पे इस जगह पे ये कोई कोशिका है। इस कोशिका को ही हमने कह दिया ये मेरे पास क्या है? इसकी हार्मोन की, ये अपने पास है लक्ष्य कोशिका। लक्ष्य कोशिका, इनके चारों तरफ इस जगह पे खूब सारा ऊतक द्रव भरा हुआ है। ये लीजिए, ये खूब सारा ऊतक द्रव भरा हुआ है। हाँ कि ना? अब पूरी की पूरी बात अपन करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड थी, इस एंडोक्राइन ग्लैंड ने किसी हार्मोन का संश्लेषण किया और उस हार्मोन को इसने मुक्त कर दिया। सबसे पहले किसमें? ये मेरे पास HR बोले तो हार्मोन। इस हार्मोन को मुक्त कर दिया उसने किसमें? इस ऊतक द्रव में। ये व्हाइट वाला क्या था? ये व्हाइट वाला अपने पास है ऊतक द्रव्य। इस ऊतक द्रव्य में हार्मोन को मुक्त कर दिया। यह हार्मोन इस ऊतक द्रव्य से यह हार्मोन प्रवेश किया रक्त में। हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, हार्मोन क्या था? एक रासायनिक पदार्थ। क्या था? एक रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकला और निकल के इसने किसमें मुक्त कर दिया? रक्त में। अब रक्त के साथ बहता हुआ यह हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। विभिन्न भागों में जाता है। हाँ कि ना? अब ये जो हार्मोन था ये रक्त के साथ बहता हुआ विभिन्न भागों में जाता है और रक्त से विसरित होके ये बाहर निकलता है। बाहर निकल के ये हार्मोन कहां आ गया बेटा? ऊतक द्रव में आ गया। किसके पास? लक्ष्य कोशिका के पास। अब शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये हार्मोन कैसे पहचानेगा कि तेरी लक्ष्य कोशिका कौन सी है? एक्चुअली क्या होता है कि जो लक्ष्य कोशिका है उस लक्ष्य कोशिका की सतह पर पाया जाता है बेटा ग्राही। क्या पाया जाता है? हार्मोन ग्राही। लक्ष्य कोशिका की सतह पर क्या पाया जाता है? हार्मोन ग्राही। तो ये हार्मोन ग्राही अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब ये हार्मोन विशिष्ट होता है। हार्मोन विशिष्ट होता है, अलग हार्मोन के लिए अलग ग्राही होगा। तो जिस कोशिका पर इस हार्मोन का ग्राही होगा, ये हार्मोन
उस ग्राही से जाके जुड़ जाएगा और जुड़ के उस कोशिका की क्रियाशीलता को प्रभावित करेगा कि उसकी क्रियाशीलता जो थी वो क्रियाशीलता बढ़ानी है कि घटानी, उस पर प्रभाव डालेगा। कहां पे? उस ग्राही से जुड़कर। हां कि ना? हां कि ना? तो कहने का मतलब यह हुआ कि हार्मोन अपनी लक्ष्य कोशिका को किसके आधार पर पहचानता है? वो पहचानता है इस हार्मोन ग्राही के आधार पर। चलें अब यहां पे देखिए, एंडोक्राइन ग्रंथि यहां पे है और लक्ष्य कोशिका यहां पे, इसीलिए इसने लिखा है दूरस्थ। क्या वर्ड लिखा है? दूरस्थ। तो कहने का मतलब इस डायग्राम से मुझे पता चल रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो हार्मोन का स्रावण करती है तथा उस हार्मोन को रक्त में मुक्त कर देती है। रक्त के द्वारा ये हार्मोन जो था, ये हार्मोन अपनी लक्ष्य कोशिका पर पहुंचता है। और हार्मोन लक्ष्य कोशिका को कैसे पहचानता है? उस पर उपस्थित ग्राही के आधार पर। अगर किसी लक्ष्य कोशिका पर उस हार्मोन का ग्राही होगा तो वो हार्मोन वहां पे काम करेगा। अगर लक्ष्य कोशिका पर उस हार्मोन का ग्राही नहीं है तो वो हार्मोन उस कोशिका पे काम नहीं करेगा। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चलें बेटा, ये जो मेरे पास थी ये पुरानी परिभाषा थी, क्लासिकल डेफिनेशन थी। बाद में वैज्ञानिकों ने और रिसर्च किया और रिसर्च करके इसकी एक नई परिभाषा दी जो कि इस हार्मोन की है मॉडर्न डेफिनेशन। अब सवाल था, सर आप ये बताइए कि इस पुरानी परिभाषा में क्या खराबी थी? बेटा, इस पुरानी परिभाषा में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई थी। क्या दी गई थी? बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई थी और एक प्रॉब्लम और खड़ी कर दी थी। क्या इसने क्या कह दिया था कि हार्मोन का स्रावण किससे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। मतलब इस परिभाषा में क्लियर लिख दिया था कि हार्मोन का स्रावण केवल और केवल कौन करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया तो उन्हें पता चला कि ये सुनियोजित ग्रंथियां जैसे किडनी, यकृत, हार्ट, जीआईटी, ये भी वो ग्रंथियां थी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं थी लेकिन हार्मोन स्रावित कर रही थी। तो अगर इन बात को कंसीडर करें उस हिसाब से हार्मोन की ये परिभाषा क्या प्रूव हो जाती है? बेटा, ये वाली परिभाषा है ये गलत प्रूव हो जाती है। हां कि ना? हां कि ना? चलें, तो पहला तो इनमें इंफॉर्मेशन जो हार्मोन के बारे में दे रखी है वो कम दे रखी है और दूसरा इसने बोल रखा है कि हार्मोन का स्रावण केवल कौन सी करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी अंतःस्रावी? सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। जबकि अभी हमको पता है कि असुनियोजित ग्रंथियां भी हार्मोन का स्रावण करती है जो अंतःस्रावी नहीं होती। तो ये परिभाषा इस बात को सपोर्ट नहीं करती। तो हमें क्या करना था? हमें वैज्ञानिकों के सामने ये चैलेंज आ गया कि हमें हार्मोन की एक ऐसी परिभाषा देनी है जिसमें हम हार्मोन के बारे में ज्यादा से ज्यादा तो इंफॉर्मेशन दे पाए। दूसरा, हम सारी की सारी, चाहे कोई ग्रंथि सुनियोजित हो चाहे असुनियोजित हो, सभी के सभी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को परिभाषित कर पाए। इसलिए उन्होंने हार्मोन की एक नई परिभाषा दी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से देखना। उन्होंने हार्मोन की नई परिभाषा दी। अब सवाल था कि सर वो हार्मोन की नई परिभाषा क्या थी? देखिए, इन्होंने क्या कहा? हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाला। कैसा बनता है हार्मोन? हमेशा कैसा बनता है? थोड़ी सी मात्रा में बनता है। पहली बात, उत्पन्न होने वाला अपोषक रसायन है। मतलब ये वो रासायनिक पदार्थ था जो पोषण प्रदान नहीं करता, जो पोषण प्रदान नहीं करता। मेरी बात क्लियर है? तीसरा, जो अंतर कोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। किसके? अंतर कोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। हां कि ना? तो इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हार्मोन का स्रावण अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। बोला क्या? बताओ। नहीं बोला। तो इन्होंने तो सीधी बात कही कि चाहे कहीं से भी निकलने वाला पदार्थ कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म मात्रा में निकले, पहली बात। दूसरा, वो पोषण प्रदान नहीं करे। तीसरा,
अंतर कोशिकीय संदेशवाहक की तरह कार्य करे। अब सवाल था, सर ये जो 3 वर्ड इसने शामिल किए, इन 3 वर्ड के पीछे क्या वजह थी? सुनिएगा बेटा, सबसे पहली बात तो ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन पोषण प्रदान नहीं करता, इसलिए लिखा है अपोषक रसायन। तो सवाल था कि सर जब ये हार्मोन पोषण प्रदान नहीं करता तो हार्मोन का काम क्या था? सुनो, मैंने क्या कहा था कि ये हार्मोन इस लक्ष्य कोशिका पर उपस्थित जो ग्राही थे उन लक्ष्य कोशिका की ग्राहियों से जुड़ेगा, जुड़ के इस लक्ष्य कोशिका की क्रिया को बढ़ाएगा या घटाएगा, या तो ये कोशिका ज्यादा काम करेगी या कम काम करेगी, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हार्मोन था ये जाके इस कोशिका को पोषण प्रदान नहीं कर रहा था, तो ये इस कोशिका की क्रिया का नियंत्रण कर रहा था। क्या कर रहा था? क्रिया का नियंत्रण कर रहा था। तो कहने का मतलब हार्मोन जो है वो हार्मोन किसी भी कोशिका की मेटाबॉलिक क्रिया में भाग नहीं लेता, ये उस क्रिया में एक नियंत्रक, एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल का काम करता है, हाँ कि ना? तो ये एक अपोषक रसायन है जिसका क्या काम है? इसका काम है नियंत्रण करना। हार्मोन का काम क्या था? नियंत्रण करना। ये अपोषक रसायन पोषण प्रदान नहीं करता, तो इसका काम क्या है? पहला काम इसका नियंत्रण करना, इसीलिए हमने कहा कि ये नॉन न्यूट्रिएंट है। चले दूसरी बात, सर आप हमें बताइए, जब ये नियंत्रण ही कर रहा था हार्मोन, तो ये सूक्ष्म मात्रा में क्यों निकला? ये तो खूब सारी मात्रा में निकल जाना चाहिए था। बेटा सूक्ष्म मात्रा में इसलिए निकला क्योंकि ये हार्मोन जो है, इस हार्मोन की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है। मतलब अगर थोड़ा सा हार्मोन निकलेगा वो ही बहुत ज्यादा प्रभाव शो करेगा, अगर ये हार्मोन अत्यधिक मात्रा में निकल जाता तो इसका प्रभाव भी बहुत बहुत बड़ा होता, जिससे शरीर में कोई ना कोई असामान्यता हो जाती। क्या हो जाती? शरीर में कोई ना कोई असामान्यता। इसलिए हार्मोन हमेशा किस में निकलता है? सूक्ष्म मात्रा में, क्योंकि हार्मोन की क्रियाशीलता क्या है? बहुत ज्यादा। तो ये सूक्ष्म मात्रा में निकला। क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है बेटा? ये अपने पास होता है अत्यधिक क्रियाशील हार्मोन, अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए कैसी मात्रा में निकला? सूक्ष्म मात्रा में। तीसरी बात, इसको बोलते हैं अंतर कोशिकीय संदेशवाहक। मतलब ये 2 कोशिकाओं के बीच मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा है। कैसे? देखो, हमने बोला ये इस अंतःस्रावी ग्रंथि की कोशिकाओं से निकला था, हाँ कि ना? तो एक कोशिका तो कौन सी होगी? अंतःस्रावी ग्रंथि की कोशिका। यहां से हार्मोन निकला और वो सूचना को, मैसेज को लेके आया अपनी लक्ष्य कोशिका के पास, हाँ कि ना? अब लक्ष्य कोशिका से कहा होगा कि या तो तू क्रियाशीलता बढ़ा या क्रियाशीलता घटा, कोई भी सूचना लेके आया। कहां से? इस अंतःस्रावी कोशिका से इस लक्ष्य कोशिका में, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन लक्ष्य कोशिका तथा अंतःस्रावी कोशिका के बीच संदेश वाहक की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतर कोशिकीय संदेश वाहक। क्या बोलते हैं? अंतर कोशिकीय संदेश वाहक। किसके बीच संदेश? एंडोक्राइन कोशिका तथा लक्ष्य कोशिका के बीच संदेश वाहक का कार्य किया, इसलिए हमने कह दिया अंतर कोशिकीय संदेश वाहक, हाँ कि ना? अब हमने ये भी बताया कि ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन क्या है? ये हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, इसीलिए इस हार्मोन को हम बोल देते हैं रासायनिक संदेश वाहक। क्या बोल देते हैं? रासायनिक संदेश वाहक। सवाल था, सर हार्मोन जो था उस हार्मोन के क्या क्या गुण हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमने बोली कि ये हार्मोन अपने पास क्या है? ये अपने पास है बेटा रासायनिक या प्राथमिक या अंतरकोशिकीय संदेशवाहक या अंतरकोशिकीय संदेशवाहक है। चले ध्यान रखना, जब भी हार्मोन के बारे में पूछे तो ये रासायनिक पदार्थ है जो संदेश लेके जाने काम करता है, इसलिए इसको बोला रासायनिक संदेशवाहक। हाँ, नेक्स्ट दूसरा इसको बोला अंतरकोशिकीय संदेशवाहक।
क्यों बोला? क्योंकि अंतःस्रावी कोशिका से संदेश को लक्ष्य कोशिका में लेके जाता है। और तीसरा इसको बोला प्राथमिक संदेशवाहक। अब हार्मोन को प्राथमिक संदेशवाहक क्यों बोला, मैं 1 मिनट में बताता हूं। 1 मिनट तक होल्ड रखिएगा इस सवाल को, आगे देखें। अब हार्मोन के गुण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, हार्मोन जो होता है उनका शरीर में संचय, उनका शरीर में संग्रहण नहीं होता, लेकिन इसका एक अपवाद है, थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, इस थायरोक्सिन हार्मोन का संचय होता है। इसका संचय होता है कहां पे? थायराइड पुटिकाओं में। तो कहने का मतलब थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसका संग्रहण किया जाता है कहां पे? थायराइड पुटिकाओं में। उसको छोड़ के किसी भी हार्मोन का संग्रहण उस कोशिका में नहीं होता जो कोशिका उस हार्मोन का निर्माण करती है। बाकी दूसरी जगह हो सकता है, लेकिन उस कोशिका में संग्रहण नहीं होता जो उसका निर्माण करती है। चले भैया अपन आगे। दूसरा पॉइंट, हार्मोन अपना प्रभाव प्रकट करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हार्मोन को कभी भी हम रीयूज नहीं कर सकते, दोबारा से काम में नहीं लेते। ये हार्मोन एक बार खर्च हुए, काम आए, उसके बाद हो गया नष्ट। और नष्ट होने के बाद इन्हें मूत्र के साथ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मैंने बोला इनको क्या किया? मूत्र के साथ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। चले, तो कहने का मतलब एक बार हार्मोन जो आया वो कंज्यूम हुआ, अपना काम किया, उसके बाद वो हो जाएगा नष्ट, उसको दोबारा से काम में नहीं लेते। और नष्ट होने के बाद, विघटित होने के बाद उसको मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। चले भैया, तीसरा काम देखना, हार्मोन नॉन एंटीजेनिक होते हैं। ये सामान्यतः जाति विशिष्टता प्राप्त नहीं होते। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है बेटा? हम बात करके चलते वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। वृद्धि हार्मोन या मैं कहूं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। हमने क्या काम किया? एक बैफेलो, एक भैंस है, उस भैंस से ग्रोथ हार्मोन लिया और उस ग्रोथ हार्मोन को मनुष्य के शरीर में डाला। तो हमने क्या देखा कि भैंस के शरीर में ये ग्रोथ हार्मोन जो काम कर रहा था, भैंस के शरीर की ग्रोथ करवा रहा था, सेम वही काम हमारे शरीर में भी करेगा। ऐसा नहीं है कि भैंस के शरीर में अलग काम कर रहा था और मेरे शरीर में अलग काम करेगा। दोनों में काम क्या करेगा? सेम। इसलिए कहा कि हार्मोन जाति विशिष्ट नहीं है, कि अलग अलग जाति के जीव में अलग अलग काम नहीं करता, ये एक समान काम ही करता है। पहली बात। दूसरी बात ये है नॉन एंटीजेनिक, मतलब अगर उस हार्मोन को मेरे शरीर में डाल दिया तो उस हार्मोन की वजह से मेरे शरीर में उसके खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं होगी। मतलब वो मेरे शरीर में एंटीजन की तरह व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन और हमारे शरीर का हार्मोन दोनों क्या है? एक समान। तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसे हमारे शरीर के हार्मोन के समान ही मान के काम करेगा, उसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। इसीलिए ये लाइन लिखी है कि हार्मोन नॉन एंटीजेनिक तथा जातीय विशिष्ट नहीं होते। चलो अंतिम पॉइंट देखना, अधिकांश हार्मोन जो होते हैं उनका अणुभार जो होता है वो कम तथा वो छोटे साइज के होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे साइज के। हार्मोन का आकार क्या होता है? छोटा, तथा अणुभार क्या होता है? कम। अधिकांश हार्मोन जो होता है उनका अणुभार होता है कम तथा आकार क्या होता है? छोटा। उसका फायदा ये हुआ कि उनका आसानी से परिवहन किया जा सके तथा वो रक्त से कोशिकाओं में आसानी से विसरित हो सके, इसलिए वो कम अणुभार के तथा छोटे आकार के होते हैं। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। तो मैं आगे चलूं? देखिएगा, अगली स्लाइड पे मूव करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या कह रहा है अपने से? ये कह रहा है कि हमें बताना है क्या कि हार्मोन की रासायनिक प्रकृति।
कि हमने ये बात कर ली कि हार्मोन की परिभाषा क्या है, हमने ये भी बता दिया कि हार्मोन के गुण क्या है। अब हमें बताइए कि हार्मोन की रासायनिक प्रवृत्ति क्या होती है। रासायनिक पदार्थ है, लेकिन वो प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या होता है हार्मोन, आप हमें बताइए। चलिए हम बात करते हैं। अब बच्चे, अगर हार्मोन की रासायनिक प्रकृति के बारे में बात करके चलूं, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन के बारे में बात करके चलूं, तो सबसे पहले हार्मोन है मेरे पास स्टीरॉयड प्रकृति के। ये स्टीरॉयड प्रकृति के जो हार्मोन है, ये स्टीरॉयड प्रकृति के हार्मोन, ये मेरे पास है वसा घुलनशील हार्मोन। मतलब ये जो स्टीरॉयड हार्मोन है, ये वो हार्मोन थे जो जल में तो है घुलनशील और वसा में कैसे है, घुलनशील। चले भैया, मतलब ये लिपिड प्रकृति के हार्मोन है। जैसे हम बात करके चले कोर्टिसोल हार्मोन, ये वो हार्मोन थे जो एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से स्रावित हो रहे थे। तो एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स का कोई भी हार्मोन हो, चाहे वो मिनरेलोकोर्टिकोइड हो, चाहे वो ग्लूकोकोर्टिकोइड हो, चाहे वो सेक्स स्टीरॉयड हो, सारे के सारे कैसे होंगे, स्टीरॉयड हार्मोन होंगे। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन, मेल में जो एंड्रोजन होता है वो कैसा, कौन सा है, एंड्रोजन, उसका मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो भी एक स्टीरॉयड हार्मोन है। मादाओं में एस्ट्राडियोल, जिसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोजन, जिसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, एस्ट्राडियोल जो है, वो एक प्रकार का क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन तथा मादाओं में जो पाए जाने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये भी दोनों के दोनों कैसे हार्मोन है, ये दोनों के दोनों इस स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन है। मतलब ये भी वसा में घुलनशील हार्मोन है। चलो भैया मैं आगे, नेक्स्ट तीसरा है पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन। सीधी सी बात है कि ये हार्मोन चाहे कोई से भी हो, इनमें पक्का पेप्टाइड है तो भी वो एक शॉर्ट प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है तो ज्यादा अमीनो एसिड की चेन है, और पूरी प्रोटीन है तो और ज्यादा बड़ी अमीनो एसिड की चेन है। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब हुआ कि ये प्रोटीन नेचर के हार्मोन है। ये सारे कैसे हार्मोन है, प्रोटीन नेचर के हार्मोन है। इनमें मेरे पास क्या हुआ, इंसुलिन, ग्लूकागोन। आपको पता है इन दोनों के दोनों हार्मोन का स्रावन अग्नाशय करता है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन बाहर निकलेंगे वो सारे के सारे हार्मोन कैसे होंगे, वो प्रोटीन नेचर के हार्मोन होंगे। इसके अलावा हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन बाहर निकलेंगे वो सारे के सारे हार्मोन कैसे होंगे, वो प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन होंगे। और ये प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन जो होते हैं, ये होते हैं जल में घुलनशील। प्रोटीन प्रकृति के जो हार्मोन है, ये कैसे हार्मोन है, ये सारे के सारे जल में घुलनशील हार्मोन है। चले भैया नेक्स्ट, तीसरा है मेरे पास एमिनो अम्लों के व्युत्पन्न। बेटा एमिनो अम्लों के व्युत्पन्न जो होते हैं, ये हार्मोन भी जल में घुलनशील है। ये हार्मोन भी कैसे है, ये भी जल में घुलनशील हार्मोन है। मतलब ये भी कैसे हुए, प्रोटीन नेचर के हार्मोन है। कैसे हार्मोन है, प्रोटीन नेचर के हार्मोन है। अब यहां पे अपने पास उदाहरण दिया गया है, वो दिया गया इन दो हार्मोन का, एपिनेफ्रिन जिसको अपन बोलते हैं एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन जिसको अपन बोलते हैं नॉर एड्रेनलिन। ये दोनों के दोनों एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला के हार्मोन है। मतलब ये किसके हार्मोन है, एड्रिनल मेडुला हार्मोन्स। किसके हार्मोन है, ये एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला के हार्मोन है, और ये अमाइनो एसिड के व्युत्पन्न है। तो सवाल था कि सर इन दोनों हार्मोन में कौन सा अमाइनो एसिड है। बेटा इन दोनों के दोनों हार्मोन में टायरोसिन अमाइनो एसिड है। कौन सा है, टायरोसिन अमाइनो एसिड।
कौन से अमाइनो एसिड के व्युत्पन्न है? टायरोसिन अमाइनो एसिड के व्युत्पन्न है। चले भैया, अंतिम बात करता हूं मैं एनसीईआरटी के हिसाब से, वो है आयोडोथायरोनोनिन। आयोडोथायरोनिन, आयोडोथायरोनिन हार्मोन जो है, वो आयोडोथायरोनिन हार्मोन वो अपने पास है बेटा, वो कोई और नहीं, वो अपने पास है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन भी इस टायरोसिन अमाइनो अम्ल का ही व्युत्पन्न है, लेकिन ये वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ये किसमें घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील हार्मोन है। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? चलो तो ध्यान रखना कि मेरे पास ये दोनों के दोनों हार्मोन जल में घुलनशील हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन तथा थायरोक्सिन हार्मोन, ये दोनों के दोनों वसा में घुलनशील हार्मोन है। मतलब थायरोक्सिन हार्मोन एक प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होने के बावजूद भी जल में घुलनशील नहीं है। किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। तो ये पूरा का पूरा किसकी तरह व्यवहार करेगा? ये व्यवहार करेगा इस स्टीरॉयड हार्मोन की तरह। मेरी यहां तक की बात में किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। चलो भैया मैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है? चलो देखिएगा बच्चे, अपने पास अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में डिस्कस करके चल रहा हूं कि यार हार्मोन जो थे उनको ब्रॉडली हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। कितने प्रकार में? दो टाइप में। एक तो वो हार्मोन जो जल में घुलनशील है, मुख्यतः प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन है। एक वो हार्मोन जो वसा में घुलनशील है, मुख्यतः स्टीरॉयड प्रकृति के हार्मोन है। लेकिन उस स्टीरॉयड के अलावा थायरोक्सिन भी एक ऐसा हार्मोन था जो एमिनो अम्लों का व्युत्पन्न था, मतलब एक प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन था। उसके बावजूद वो किसमें घुलनशील? वो वसा में घुलनशील था। हाँ कि ना? तो हम यही पे बात करते हैं हार्मोन के कार्य की आणविक क्रियाविधि के बारे में कि हार्मोन कैसे काम करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है। चले भैया, सवाल था, देखिए मैं पहले एनसीईआरटी की लाइन बोल देता हूं जो मैंने पहले समझाई। मैंने पहले क्या समझाया? मैंने बोला कि किसी अंतःस्रावी ग्रंथि से कोई हार्मोन निकलेगा और वो अंतःस्रावी ग्रंथि उस हार्मोन को रक्त में मुक्त कर देगी। रक्त से होता हुआ वो हार्मोन लक्ष्य कोशिका पर पहुंचेगा और लक्ष्य कोशिका पे में क्या प्रेजेंट है? लक्ष्य कोशिका के पास है उस हार्मोन का ग्राही। वो हार्मोन जाके उस ग्राही से जुड़ेगा और जुड़ करके उस लक्ष्य कोशिका पे अपना प्रभाव प्रकट करेगा। हाँ कि ना? अब सवाल यही था कि हार्मोन लक्ष्य कोशिका पर अपना प्रभाव कैसे प्रकट करता है। तो पहले तो वो किससे जुड़ेगा? लक्ष्य कोशिका पे उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन के ग्राही से जुड़ेगा और जुड़ करके फिर वो अपना प्रभाव देगा। अब सवाल था कि सर हार्मोन लक्ष्य कोशिका पर उपस्थित हार्मोन ग्राही से जुड़ता है, तो पहले ये बताइए कि वो हार्मोन ग्राही जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमने कहा कि यार हार्मोन ग्राही के प्रकार बताने की क्या जरूरत है? बोला जी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? आपने ये बताया कि हार्मोन, अभी पिछली में बताया कि हार्मोन को मुख्यतः दो समूहों में बांट दिया। कितने समूह में? दो समूह में। एक तो वो जो जल में घुलनशील है, एक वो जो वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील हार्मोन के जो ग्राही होंगे वो अलग हिसाब के होंगे, वसा में घुलनशील हार्मोन है उनके ग्राही है वो अलग तरह के होंगे। तो कुछ ना कुछ तो दोनों में अंतर होगा। बिल्कुल भाई साहब, दोनों के ग्राहियों में कुछ तो अंतर है। तो आप पहले हमें उन ग्राहियों के बारे में बताइए कि जल में घुलनशील हार्मोन के ग्राही का तो क्या सीन है और वसा में घुलनशील हार्मोन के ग्राही का क्या सीन है। चलो देखें बेटा, हमने कहा कि लक्ष्य कोशिका पर ग्राही पाए जाते हैं। अब वो ग्राही जो होते हैं हार्मोन के ग्राही, वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो ग्राही है उस ग्राही को अपन बोलते हैं झिल्ली योजित ग्राही। झिल्ली योजित ग्राही, ये झिल्ली योजित ग्राही जो होते हैं
ये झिल्ली योजित ग्राही जो होते हैं ये होते हैं बेटा जल में घुलनशील हार्मोन के लिए। कैसे हार्मोन के लिए होते हैं? जल में घुलनशील हार्मोन के लिए। क्या बोला इनको? झिल्ली योजित ग्राही। मतलब ये वो ग्राही थे जो लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। यही तो बात एनसीईआरटी ने लिखी, क्या कि लक्ष्य कोशिका की झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही जो होते हैं उनको ही अपन बोलते हैं झिल्ली योजित ग्राही। कौन से हार्मोन के लिए? जल में घुलनशील हार्मोन के लिए। और जल में घुलनशील हार्मोन मुख्यतः कौन से थे? प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन। इसीलिए हमने लिखा कि झिल्ली योजित ग्राही किसके होते हैं? प्रोटीन हार्मोन्स के ग्राही होते हैं। किसके ग्राही होते हैं? प्रोटीन हार्मोन्स के, क्योंकि मुख्यतः प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन ही जल में घुलनशील होते हैं। अब सवाल पूछेगा क्या सभी प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं? तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि थायरोक्सिन एक प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है, लेकिन वो जल में घुलनशील नहीं है। वो किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। मेरी बात क्लियर है? हां कि ना? चलूं मैं आगे। चलिए, ग्राही का दूसरा जो अपने पास प्रकार है उसको बोलते हैं अंतराकोशिकी ग्राही। अंतराकोशिकी ग्राही। अंतराकोशिकी ग्राही मतलब ये वो ग्राही थे जो लक्ष्य कोशिका के अंदर होंगे। जो किसके अंदर होंगे? लक्ष्य कोशिका के अंदर। और लक्ष्य कोशिका के अंदर भी मुख्यतः कहां पे? कोशिका के केंद्रक में। तो अंतराकोशिकी ग्राही कहां होते हैं? एक तो वो जो कोशिका की कोशिका झिल्ली पे हो उसको बोलते हैं झिल्ली योजित ग्राही। एक ग्राही वो जो लक्ष्य कोशिका के अंदर होता है, और वो अंदर भी कहां पे? कोशिका द्रव्य में नहीं। कहां होता है? मुख्यतः अधिकांशतः वो होता है लक्ष्य कोशिका के केंद्रक के अंदर। उसको बोलते हैं अंतराकोशिकी ग्राही। और ये अंतराकोशिकी ग्राही जो होते हैं ये अपने पास होते बेटा वसा घुलनशील हार्मोन के लिए। वसा घुलनशील हार्मोन के लिए जो ग्राही होते हैं वो कैसे होते हैं? अंतराकोशिकी ग्राही, जो कि लक्ष्य कोशिका के अंदर होते हैं, और अंदर भी मुख्यतः कहां पे? उसके केंद्रक में। हाँ कि ना? अब हमें पता है वसा में घुलनशील हार्मोन कौन सा? वसा में घुलनशील हार्मोन अपने पास है मुख्यतः स्टीरॉयड हार्मोन। कैसे होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन। और इनके अलावा अपने पास एक और था। क्या था? थायरोक्सिन हार्मोन। उस थायरोक्सिन हार्मोन का ग्राही भी कहां होगा? कोशिका के अंदर होगा। जबकि थायरोक्सिन को छोड़ के बाकी प्रोटीन हार्मोन का ग्राही कहां होगा? कोशिका की कोशिका झिल्ली पे। मतलब उसका होगा झिल्ली योजित ग्राही। चलो भाई मैं आगे, मेरी यहां तक की बात क्लियर है। अब सवाल था कि आप हमें जल में घुलनशील हार्मोन मतलब प्रोटीन हार्मोन काम कैसे करते हैं, दूसरा वसा में घुलनशील हार्मोन दैट इज स्टीरॉयड हार्मोन काम कैसे करते हैं, इन दोनों का काम करने का तरीका समझाइए। चलिए मैं एनसीईआरटी की एक बात को बहुत आराम से आपके सामने डिस्कस करता हूं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन बेटा जल में घुलनशील हार्मोन के बारे में, और उसमें मैंने बोला प्रोटीन प्रकृति के जो हार्मोन है उनकी क्रियाविधि के बारे में बात कर रहे हैं। चलो यहां पे आप देखिए, मैंने इस बात को समझाने के लिए आपके सामने यहां पे लिया है हार्मोन, और हार्मोन का नाम है FSH। कौन सा हार्मोन लिया है? FSH। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो FSH हार्मोन है, ये FSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि का? मैंने बोला ये मेरे पास है पीयूष ग्रंथि का हार्मोन। और मैंने अभी बताया कि पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन है वो कैसे होते हैं, वो मेरे पास होते हैं प्रोटीन नेचर के। ये लिखा पीयूष ग्रंथि के हार्मोन कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर के हार्मोन। और प्रोटीन नेचर के हार्मोन जो होते हैं वो किसमें घुलनशील? जल में घुलनशील।
किसमें घुलनशील है भैया? जल में घुलनशील है। हाँ कि ना? हमने मान लिया ये मेरे पास FSH हार्मोन है नीले रंग का, और ये जो मेरे पास है अंडाशय कोशिका झिल्ली, ये मेरे पास लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली है। अंडाशय की कोशिका कैसी थी? यहां पे लक्ष्य कोशिका, तो ये मेरे पास है लक्ष्य कोशिका की झिल्ली। ये मेरे पास किसकी झिल्ली है? ये लक्ष्य कोशिका की झिल्ली है। अंडाशय की कोशिका जो है वो लक्ष्य कोशिका है। यहां पे बताया गया है कि FSH हार्मोन अंडाशय में जाके जो प्राथमिक पुटिकाएं हैं उनमें वृद्धि करा के और उनमें डेवलपमेंट करा के, विकास करा के उनसे ग्राफीन पुटिका का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है? ग्राफीन पुटिका का निर्माण करवाता है, या मैं कहूं एग का निर्माण करवाता है। चले बेटा, आपने जब सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा कि कोशिका जो होती है उस कोशिका की कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है, वो होती है अपने पास हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। तो हमने बोला ये एक लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली है, और कोशिका झिल्ली कैसी होती है? वो अपने पास होती है हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। जबकि ये हार्मोन जो था FSH, ये मेरे पास कैसा था? जल में घुलनशील। जब ये जल में घुलनशील है तो ये मेरे पास हुआ बेटा हाइड्रोफिलिक। ये कैसा हुआ? ये मेरे पास हुआ हाइड्रोफिलिक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब। सवाल का जवाब था, सर आप हमें ये बताइए कि जो जल में घुलनशील हार्मोन है उनके रिसेप्टर कोशिका की कोशिका झिल्ली पर क्यों पाए जाते हैं, या लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली पर क्यों पाए जाते हैं? बेटा उसकी वजह है क्या? जल में घुलनशील हार्मोन जो होते हैं वो हार्मोन होते हैं प्रकृति में हाइड्रोफिलिक, जबकि कोशिका की कोशिका झिल्ली प्रकृति में कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। तो कभी भी कोशिका की कोशिका झिल्ली इन हार्मोन के लिए, इन प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन के लिए, इन जल में घुलनशील हार्मोन के लिए पारगम्य नहीं होती। जब कोशिका की कोशिका झिल्ली ही पारगम्य नहीं है तो यह हार्मोन कभी भी कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जब प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए इसका ग्राही जो होता है वो लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली पर स्थित होता है। चले, तो जब भी बोले कि आप हमें बताइए कि जल में घुलनशील हार्मोन या प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन का रिसेप्टर कोशिका की कोशिका झिल्ली पर क्यों स्थित होता है, तो आप जवाब क्या दोगे? आप जवाब दोगे क्योंकि प्रोटीन हार्मोन या जल में घुलनशील हार्मोन है वो प्रकृति में कैसा? हाइड्रोफिलिक, मतलब वो जल से प्रेम करता है। जबकि कोशिका की कोशिका झिल्ली कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक, मतलब वो जल से डरती है, जल से नफरत करती है। तो कभी भी ये हाइड्रोफिलिक प्रकृति का हार्मोन इस हाइड्रोफोबिक कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर सकता। जब वो पार करके कोशिका के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए उसका ग्राही जो होता है, उसका जो रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर या ग्राही कहां स्थित होता है? कोशिका की कोशिका झिल्ली पर स्थित होता है। चलो, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ? हमने बोला ये नीले रंग का एक जल में घुलनशील हार्मोन है, मतलब हाइड्रोफिलिक हार्मोन है। जब हाइड्रोफिलिक हार्मोन है तो इसका रिसेप्टर होगा कोशिका की कोशिका झिल्ली पर। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो हमने बोला ये लाल रंग का दिखाया गया ये वाला, ये इसका रिसेप्टर है, इसका ग्राह्य। अब क्या हुआ? ध्यान रखना, हमने बोला कि अपने पास ये जो हार्मोन था नीले रंग का, ये नीले रंग का हार्मोन आया और इस लक्ष्य कोशिका के ग्राही से जुड़ गया। कौन हार्मोन? मेरे पास ये नीले रंग वाला जो था, ये नीले रंग वाला, ये मेरे पास है हार्मोन। ये मेरे पास क्या है? हार्मोन। जब ये हार्मोन इस ग्राही से जुड़ा तो हार्मोन के ग्राही से जुड़ने के कारण यहां पे ये जो स्ट्रक्चर बनी, इसको अपन बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। शॉर्ट में मैं बोल दूं
HRC, या हिंदी में बोल दूं हार्मोन ग्राही सम्मिश्र। हार्मोन ग्राही सम्मिश्र किससे बना? जब हार्मोन और रिसेप्टर दोनों जुड़ गए तो बना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जो ही बेटा ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, इस हार्मोन के ग्राही से जुड़ते ही, इस कॉम्प्लेक्स से बनते ही तुरंत के तुरंत इस कोशिका की कोशिका झिल्ली जो थी, इस कोशिका की कोशिका झिल्ली उत्तेजित हो गई। और इस कोशिका की कोशिका झिल्ली में, इस कोशिका की कोशिका झिल्ली ने अपना पहला रेस्पॉन्स दिया, अपनी पहली प्रतिक्रिया दी, जिसको हमने बोल दिया उसकी प्रतिक्रिया कौन सी थी? फर्स्ट, पहली प्रतिक्रिया दी। हाँ कि ना? वो पहली प्रतिक्रिया दी और यहां पे कुछ मेटीरियल का निर्माण हुआ जिसको हमने कहा द्वितीयक संदेश वाहक। किसका निर्माण हुआ? द्वितीयक संदेश वाहक। इन द्वितीयक संदेश वाहक का निर्माण कहां हुआ? इन द्वितीयक संदेश वाहक का निर्माण हुआ किसमें? कोशिका की झिल्ली में। जब भी बोले कि बताओ द्वितीयक संदेश वाहक की उत्पत्ति कहां पे हुई? कोशिका की झिल्ली में। वो द्वितीयक संदेश वाहक कौन से हो सकते हैं? चक्रीय एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP हो सकता है, कैल्शियम +2 आयन हो सकते हैं, CGMP हो सकता है, IP3 हो सकता है। ये अधिकांश अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो मुख्यतः मैंने बोला ये जो मेरे पास साइक्लिक CAMP है, कैल्शियम +2 है, ये मेरे पास क्या बने? द्वितीयक संदेश वाहक। कहां बने? ये द्वितीयक संदेश वाहक बने इस लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली में। अब कोशिका झिल्ली से ये द्वितीयक संदेश वाहक जो थे, ये द्वितीयक संदेश वाहक आए कोशिका के कोशिका द्रव्य में। कहां आए? कोशिका के कोशिका द्रव्य में। अब ध्यान रखना, हमने बोला कि एंडोक्राइन ग्लैंड से ये जो हार्मोन था, ये हार्मोन संदेश लेके आया आके, और ये किससे जुड़ा? ग्राही से। ग्राही से जुड़ते ही इसने यहां पे निर्माण किसका किया? द्वितीयक संदेश वाहक का, दैट इज CAMP या कैल्शियम +2 का निर्माण किया। हाँ कि ना? तो हमने कहा कि CAMP और कैल्शियम +2 अगर द्वितीयक संदेश वाहक है तो बताओ प्राथमिक संदेश वाहक कौन है? बेटा प्राथमिक संदेश वाहक कौन हुआ? हार्मोन। ये मेरे पास है, इसी को अपन बोलते हैं प्राथमिक संदेश वाहक। इसी को अपन बोलते हैं प्राथमिक संदेश वाहक। तो ध्यान रखना, हार्मोन मेरे पास वो रासायनिक पदार्थ था जो सबसे पहले कोशिका को कोई इंफॉर्मेशन दे रहा था, इसलिए उसको बोला प्राथमिक संदेश वाहक। और ये कोशिका की कोशिका झिल्ली से जुड़ के पहली प्रतिक्रिया दे रहा था, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो रहा था झिल्ली में? द्वितीयक संदेश वाहक का। किसका निर्माण हो रहा था? द्वितीयक संदेश वाहक का। जब ये द्वितीयक संदेश वाहक का निर्माण हुआ तो ये द्वितीयक संदेश वाहक कोशिका की कोशिका झिल्ली में बना और बन के कहां आया? कोशिका के कोशिका द्रव्य में। कहां आया? कोशिका के कोशिका द्रव्य में। जब ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में आया तो इसने यहां पे क्या काम किया? कोशिका के कोशिका द्रव्य में आके इन्होंने निष्क्रिय प्रोटीन या एंजाइम को सक्रिय किया। ये जो द्वितीय संदेश वाहक था, इन्होंने क्या काम किया? इस कोशिका के कोशिका द्रव्य, ये पूरा का पूरा क्या है? कोशिका का साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में जो निष्क्रिय प्रोटीन पड़ी हुई थी या निष्क्रिय एंजाइम पड़े हुए थे, उन सबको क्या कर दिया? सक्रिय। उन एंजाइम को सक्रिय करने के बाद, उन एंजाइम के सक्रिय होने की वजह से यहां पे कोई जैव रासायनिक अभिक्रिया हुई। वो जो जैव रासायनिक अभिक्रिया हुई, उस जैव रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप ये हुआ कि ये जो कोशिका थी, इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। मतलब अंडाशय की इस प्राइमरी फॉलिकल से निर्माण हुआ। किसका? इससे निर्माण हुआ ग्राफियन फॉलिकल का, या अंडे का निर्माण हुआ। हाँ कि ना? तो यहां पे अपने को 3-4 खास बात पता चली। क्या खास बात चली? पहला कि जल में घुलनशील हार्मोन का रिसेप्टर जो होता है वो कोशिका की कोशिका झिल्ली
पर उपस्थित होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप झिल्ली में द्वितीयक संदेशवाहक का निर्माण होता है। द्वितीयक संदेशवाहक झिल्ली से निकल के आते कोशिका के कोशिका द्रव्य में, और वहां पे कुछ निष्क्रिय प्रोटीन और एंजाइम को करते सक्रिय, जिसके फलस्वरूप वहां पे जैव रासायनिक अभिक्रिया हुई, और उस जैव रासायनिक अभिक्रिया की वजह से ही क्या हुई, शारीरिक प्रतिक्रियात्मकता आई। मतलब अंडाशय वृद्धि हुई, अंडाशय की वो जो कोशिका थी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, मतलब वो प्राथमिक पुटिका ग्राफियन पुटिका में बदल गई, अंडे में बदल गई। यस कि नो? ये काम किसका था? ये काम करने का तरीका था किसी भी प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन या जल में घुलनशील हार्मोन का। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं। चले अब हम दूसरी बात करते हैं कि एक वसा में घुलनशील हार्मोन है, वो वसा में घुलनशील हार्मोन कैसे काम करेगा। चले भैया अपना आगे देखिएगा। बेटा हम यहां बात कर रहे हैं यहां पे वसा में घुलनशील हार्मोन के बारे में, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेटा वसा में घुलनशील हार्मोन का अपने पास जो हमने उदाहरण लिया वो उदाहरण है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। हमने पहले बताया था एस्ट्रोजन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? स्टेरॉइड हार्मोन है। ये वसा में घुलनशील हार्मोन है, और ये वसा में घुलनशील हार्मोन है। ये मेरे पास कैसा है? ये मेरे पास है बेटा हाइड्रोफोबिक। मतलब ये भी जल से डरने वाला हार्मोन है, जबकि ये जो मेरे पास है अग्नाशय की कोशिका, ये मेरे पास जो है गर्भाशय की कोशिका झिल्ली, ये जो मेरे पास है गर्भाशय की कोशिका झिल्ली, ये मेरे पास है गर्भाशय की कोशिका झिल्ली। जो गर्भाशय की कोशिका झिल्ली है, और पता है कोशिका झिल्ली भी कैसी होती है बेटा? कोशिका झिल्ली भी होती है अपने पास हाइड्रोफोबिक। वो भी कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। मतलब यहां पे हार्मोन भी कैसा? हाइड्रोफोबिक। कोशिका झिल्ली भी कैसी? हाइड्रोफोबिक। तो बताओ हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ कर सकता है। क्यों? जैसा नेचर हार्मोन का हाइड्रोफोबिक, वैसा ही नेचर कोशिका झिल्ली का। इसीलिए हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार करके कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो ध्यान रखना, वसा में घुलनशील हार्मोन या स्टेरॉइड प्रकृति का हार्मोन जो होता है उसके लिए लक्ष्य कोशिका झिल्ली पारगम्य होती है। इसीलिए उसके ग्राही जो होते हैं, उसके रिसेप्टर जो होते हैं, वो कोशिका के अंदर स्थित होते हैं। किसके अंदर स्थित होते हैं? कोशिका के अंदर। हाँ कि ना? तो हमने मान लिया ये मेरे पास कोशिका झिल्ली, ये पूरा का पूरा पार्ट इस कोशिका का साइटोप्लाज्म तथा ये कोशिका का केंद्रक। हाँ कि ना? और केंद्रक के अंदर ये पूरा का पूरा भाग है, ये मेरे पास है जीनोम। ये पूरा का पूरा भाग क्या है मेरे पास? ये पूरा का पूरा भाग है जीनोम। अब पूरी की पूरी क्रिया कैसे हुई बहुत ध्यान से देखना। हमने बोला कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर का जो स्टेरॉइड हार्मोन था, वसा में घुलनशील हार्मोन था, इस हार्मोन के लिए कोशिका झिल्ली पारगम्य है। इसलिए ये हार्मोन जो था, ये हार्मोन इस कोशिका झिल्ली को क्रॉस करके कोशिका द्रव्य में आ गया। कहां गया? कोशिका द्रव्य में। इसने कोशिका द्रव्य में देखा, कोशिका द्रव्य में इसका रिसेप्टर उपस्थित नहीं था। फिर ये आगे बढ़ा, आगे गया, और ये आगे जाके कहां चला गया? ये पहुंच गया केंद्रक के पास। इसने केंद्रक की झिल्ली को भी पार किया, और पार करके कहां चला गया? केंद्रक द्रव्य में। जब ये केंद्रक द्रव्य में गया तो इसने क्या देखा कि इस केंद्रक द्रव्य में था इस हार्मोन का रिसेप्टर। इस केंद्रक द्रव्य में क्या था? ये मेरे पास है इसका ग्राही रिसेप्टर। ये हार्मोन गया और जाके केंद्रक में उपस्थित रिसेप्टर से जुड़ गया। कहां जुड़ गया भैया? केंद्रक में उपस्थित रिसेप्टर से
जुड़ गया। अब ये रिसेप्टर से जुड़ गया, कौन? हार्मोन। जब हार्मोन और रिसेप्टर दोनों जुड़ गए, इन दोनों के जुड़ने के कारण यहां पे निर्माण हुआ इस HRC का, जिसको अपन बोलते हैं हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो मेरे पास बना यहां पे HRC, क्या बना? HRC। ये HRC जो था, ये हमारा जो ये जीनोम है, क्या है? जीनोम है। इस जीनोम की जीन के पास गया। कहां गया? जीनोम की जीन के पास गया। हमने बोला ये HRC जो था, ये HRC जाके जीनोम की इस जीन से जुड़ गया। HRC जो था वो जाके इस जीन से जुड़ गया। और इस जीन से क्या कहा? इस जीन से ये कहा कि तुझे एक mRNA बनाना है। क्या बनाना है? mRNA। और फिर उस mRNA से मैं बनवाऊंगा प्रोटीन या एंजाइम। और वो एंजाइम जो था, वो एंजाइम फिर तेरी क्रियाशीलता को परिवर्तित करेगा। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये जाके जब HRC उस जीन से जुड़ा, जिसके फलस्वरूप यहां पे किसका निर्माण हुआ? mRNA। और इस mRNA से क्या बनी? प्रोटीन, या मैं कहूं एंजाइम। क्या बना? प्रोटीन या एंजाइम बना। और उस प्रोटीन और एंजाइम ने बॉडी पे एक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स दिया, एक फिजियोलॉजिकल प्रभाव शो किया, जिसकी वजह से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो थी, उस एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ गई। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं जो थी, उन्होंने बहुत तेजी से विभाजन शुरू कर दिया। इसी वजह से क्या कह रहा है कि उस एंजाइम के बनने की वजह से शारीरिक प्रतिक्रियात्मकता, जिसमें क्या हुआ? एंडोमेट्रियम की वृद्धि हुई तथा उसका डिफरेंशिएशन हुआ, एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ गई। यस कि नो? यहां पे क्या देखा? यहां पे देखा कि स्टीरॉयड हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार करता है, पार करके कोशिका द्रव में आता है, फिर केंद्रक की झिल्ली को पार करता है, केंद्रक द्रव में आता है, और केंद्रक द्रव में उपस्थित ग्राही के साथ जुड़ के किसका निर्माण किया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके जीन से जुड़ा, और उस जीन से क्या बनवाया? mRNA। फिर उस mRNA से क्या बनाई? प्रोटीन या एंजाइम। और फिर उस प्रोटीन और एंजाइम ने शरीर में फिजियोलॉजिकल प्रभाव दिया, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं ने बहुत तेजी से विभाजन किया और एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाया। हाँ कि ना? अब बेटा दोनों की दोनों चीजों को आप देखना। ये मेरे पास जो था, ये वसा में घुलनशील था। ये मेरे पास जो था, ये जल में घुलनशील था। पहली चीज, जल में घुलनशील हार्मोन जो थे, उसका रिसेप्टर कहां है? कोशिका झिल्ली पे। वसा में घुलनशील जो था, उसका रिसेप्टर कहां है? मुख्यतः केंद्रक के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, जल में घुलनशील जो था, उसमें द्वितीयक संदेशवाहक का निर्माण हो रहा है। उसमें द्वितीयक संदेशवाहक का निर्माण हो रहा है, CMP कैल्शियम +2 का निर्माण हो रहा है। जबकि यहां पे द्वितीयक संदेशवाहक का निर्माण नहीं होता। तो मैंने बोला यहां पे द्वितीयक संदेशवाहक का निर्माण नहीं होता। जबकि यहां पे द्वितीयक संदेशवाहक का निर्माण हो रहा था। हाँ कि ना? यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय किया जा रहा था। मतलब यहां पे क्या हो रहा था? द्वितीयक संदेशवाहक आ रहा था, और यहां पे कोशिका द्रव्य में पहले से बनी बनाई प्रोटीन पड़ी थी। उन निष्क्रिय प्रोटीन का निर्माण हो रहा था, बनी बनाई प्रोटीन पड़ी थी, और वो जो निष्क्रिय प्रोटीन जो थे, जिनका निर्माण हो चुका था, उनको सक्रिय किया जा रहा था ताकि कोई अभिक्रिया चालू हो सके। जबकि यहां पे क्या हुआ? यहां पे जाके एक नई प्रोटीन का निर्माण करवाया, और फिर जाके उस प्रोटीन ने काम करना शुरू किया। तो कहने का मतलब, इसने काम क्या किया? निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय किया, जबकि इसने पूरी की पूरी प्रक्रिया की, जीन से
एमआरएनए बनवाया, एमआरएनए से प्रोटीन बनवाई और फिर उस प्रोटीन ने काम किया। तो बताओ यहां पे काम करने में, रेस्पॉन्स आने में ज्यादा टाइम लगा कि कम? यहां पे ज्यादा टाइम लगा। क्यों? क्योंकि पहले जाके एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बनी, तब काम हुआ। वहां पे बनी बनाई प्रोटीन को केवल क्या करना था? एक्टिवेट। कहने का मतलब कि ये जो था, इसका रेस्पॉन्स जो था वो ज्यादा देरी में आएगा, हाँ कि ना? तो इसलिए मैंने कहा कि जब इसका रेस्पॉन्स ज्यादा देरी में आएगा तो मैं ये कहूं कि ये जो मेरे पास वसा में घुलनशील हार्मोन है, ये धीरे काम करने वाले हार्मोन है। मतलब इनको अपन बोलते हैं स्लो एक्टिंग हार्मोन्स। इनको अपन बोलते हैं स्लो एक्टिंग हार्मोन्स। जबकि ये जल में घुलनशील हार्मोन है, इन्होंने तुरंत के तुरंत निष्क्रिय प्रोटीन और एंजाइम को एक्टिवेट किया तथा तुरंत के तुरंत रेस्पॉन्स दिया। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? इसको अपन बोलते हैं बेटा फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स। तो जब भी बोले कि बताओ जल्दी रेस्पॉन्स कौन देगा, आप कहोगे जल में घुलनशील हार्मोन। जब भी बोले बताओ ज्यादा देरी से रेस्पॉन्स किसका आएगा, आप कहोगे वसा में घुलनशील हार्मोन का। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन केंद्रक में जाएंगे, जीन से जुड़ेंगे, जीन से जुड़ के एमआरएनए बनाएंगे, फिर प्रोटीन बनेगा और फिर रेस्पॉन्स आएगा। जबकि जल में घुलनशील हार्मोन जो था वो हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ेगा, सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा और ये मैसेंजर तुरंत के तुरंत निष्क्रिय प्रोटीन को क्या कर देगा? एक्टिवेट। इसमें कम समय लगेगा किसकी तुलना में? इस पूरे प्रोसेस की तुलना में। इसीलिए जल में घुलनशील हार्मोन फास्ट एक्टिंग हार्मोन है, जबकि वसा में घुलनशील हार्मोन स्लो एक्टिंग हार्मोन है। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। ये दोनों के दोनों डायग्राम एनसीईआरटी के डायग्राम है। आपको इनकी लेबलिंग बहुत अच्छे से याद रखनी है, एक एक लाइन। मेरी बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो आप मुझे बताइए। चलो भैया मैं आगे। तो यहां पे मैंने आपसे इस चैप्टर की जनरल बातें कर ली है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, हार्मोन की परिभाषा क्या होती है, हार्मोन के गुण क्या होते हैं, हार्मोन जो होते हैं उनका काम करने का तरीका क्या है। अगले लेक्चर से मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड और इस तरह कंटिन्यू में आपसे आगे बात करता हुआ चला जाऊंगा। तो बेटा हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। यहां तक के पोर्शन की एक एक लाइन एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़े। जहां पे बात कनेक्ट ना हो वहीं पे आप मेरे से पूछें, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।